हिंदी में आगे हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी में मैंने आपको 52 वर्ड बता दिए थे, उसके आगे वाले वर्ड देखिए। 52 वर्ड में से देखिए 52 वर्ड तो मैंने बता दिए थे। अक्षर की परिभाषा सुन लीजिए। जिसका अक्षर नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और अक्षर के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। और वर्ण हमारे कितने होते हैं? वर्ण हमारे होते हैं टोटल 52 वर्ण होते हैं। जब वर्णों को हम लिख देते हैं, जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा शब्द बन जाता है। और जब 2 या 2 से अधिक शब्द बन जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? हमारे वाक्य बन जाता है। अब वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे सार्थक शब्द आपका है खाना और निरर्थक शब्द आपका क्या है? बाना। हम लोग कहते हैं खाना बाना हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? वाक्य में कभी कभी सार्थक और निरर्थक दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन निरर्थक शब्द वाक्य को अशुद्ध माने जाते हैं। वाक्य में अशुद्ध माने जाते हैं, इसलिए हमें निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और यदि निरर्थक शब्द होता है तो वाक्य अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, आइए फिर आगे देखते हैं। आगे देखिए स्वर। देखो स्वर से पहले क्या निकली थी? ध्वनि निकली थी। क्या? ध्वनि। क्या निकली थी? ध्वनि निकली थी। ध्वनि से अब कौन सी ध्वनि निकली थी? एक तो स्वर ध्वनि थी और दूसरी व्यंजन ध्वनि। ये ध्वनि कहाँ से आई थी पता है? ये ध्वनि कहाँ से आई थी? ध्वनि की आवाज़ जो मानी जाती है वो शिव के डमरू से मानी जाती है। शिव जी ने जब डमरू बजाया था तो उस डमरू से ये ध्वनि निकली थी और ध्वनि से ही स्वर और व्यंजनों का निर्माण हुआ था। तो आपके जो स्वर होते हैं वो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन कहीं आपने पढ़ा है क्या पढ़ा है कि कहीं 10 लिखा हुआ है, कहीं 13 लिखा हुआ है ना? तो देखिए वो गलत कैसे हो जाता है? कहाँ पर 10 से ही हो जाता है और कहाँ पर 13 से ही हो जाता है। अगर पूछे सामान्य रूप से स्वर कितने होते हैं, क्या पूछे आपको? सामान्य रूप से पूछे, क्या पूछे कि सामान्य रूप से स्वर कितने? तो हमारे स्वर होते हैं कितने? 11। कितने होते हैं? 11 होते हैं। और यदि मात्रा के आधार पर स्वर पूछ ले, किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर पूछे तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10 होते हैं। किसकी एक मात्रा नहीं होती है? देखिए आ की एक मात्रा नहीं होती। किसकी? छोटे आ की मात्रा नहीं होती है, बड़े आ से मात्रा शुरू होती है ना? कहाँ से शुरू होती है? बड़े आ से मात्रा शुरू होती है, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। देखिए तो आपके जो 11 स्वर होते हैं कौन से? छोटा आ, छोटी है ना? ऐसे लिखते हैं 11 स्वर। ये आपके 11 स्वर हो गए। कितने स्वर हो गए? 11 स्वर। अब किसकी एक मात्रा नहीं होती है? तो छोटे आ की मात्रा नहीं होती, बड़े आ से मात्राएं शुरू होती है। इसमें मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं? 10 हैं। और कुल स्वर की बात करें तो कुल स्वर में 2 और जोड़ दिए जाते हैं। कौन से? अम और आहा। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए ये दोनों अम और आहा है। अम और आहा को अयोग्यवाह किसने कहा था? क्या? अयोग्यवाह। अयोग्यवाह किसने कहा था? तो ये अयोग्यवाह जो कहने वाले थे वो थे किशोरीलाल वाजपेयी। कौन थे? किशोरीलाल वाजपेयी। कौन थे? किशोरीलाल वाजपेयी थे। इन्होंने अम और आहा को क्या कहा था? अयोग्यवाह कहा था, है ना? देखिए अयोग्यवाह वे स्वर होते हैं जो कभी स्वर भी हो जाते हैं और कभी व्यंजन हो जाते हैं। तो देखो हमने कहा कि वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण होते हैं 52। अगर आपसे कहीं लिखा मिल जाए कि मूलतः वर्ण कितने होते हैं, क्या लिखा मिल जाए? मूलतः वर्ण कितने होते हैं? तो मूलतः वर्णों की संख्या हमारी 46 है। कितनी है? 46। आगे आपको बताएं कितने 40 होते हैं और कितने ऐसे कुल 52 वर्ण होते हैं। देखिए अब क्या हमारे स्वर कितने हैं?
11 है। स्वर की परिभाषा क्या होती है पता है? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर कहलाते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो जाए, ये जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा में अवरोध उत्पन्न ना हो, कहीं रुकावट ना हो, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। देखिए स्वर कितने होते हैं हमारे? स्वर होते हैं हमारे 11। कितने होते हैं? 11। अब आगे देखिए स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, देखिए स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण में देखो, अगर हम देखें किसके आधार पर? ओंठ के आधार पर। किसके आधार पर? ओंठ के आधार पर। देखिए ओंठ के आधार पर ओंठ बनाए नहीं जाते हैं, देखो देते हैं, है ना? ओंठ के आधार पर, ओंठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? ओंठ के आधार पर। जो हमारे ओंठ होते हैं उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखिए। ओंठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होते हैं वृत्ताकार, क्या होते हैं? वृत्ताकार। और दूसरा होता है कौन सा? अवृत्ताकार। कौन सा होता है? अवृत्ताकार। एक वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? तो वृत्ताकार स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे ओंठों का आकार क्या हो जाए? गोल हो जाए। जिनके उच्चारण में ओंठों का आकार गोल हो जाए वो होते हैं वृत्ताकार। और वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी है? वृत्ताकार स्वरों की संख्या 4 है। देखिए कौन कौन से वृत्ताकार होते हैं। ये हमारे 4 वृत्ताकार होते हैं। उ उ ओ ओ। ये हमारे क्या होते हैं? वृत्ताकार 4। बाकी जो बचते हैं 11 में से वो हमारे अवृत्ताकार बन जाते हैं। अवृत्ताकार में देखिए कौन कौन से थे? बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी और ये हमारे क्या होते हैं? अवृत्ताकार स्वर होते हैं। आगे देखिए, अब देखिए जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। सजातीय और विजातीय। सजातीय और विजातीय। तो सजातीय स्वर वे स्वर होते हैं जो एक ही जाति के होते हैं। कैसे होते हैं? वे स्वर जो एक ही जाति के क्या कहलाते हैं? हमारे सजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी और बड़ा। ये सजातीय। सजातीय देखो एक ही जाति कैसे होती है? छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या बनाता है? बड़ा। ऐसे छोटी प्लस छोटी मिलकर क्या बनाती है? बड़ी, है ना? तो ये क्या होता है? हमारे सजातीय। बाकी जो बचते हैं वो सब किसमें चले जाते हैं? विजातीय में चले जाते हैं। आगे देखिए, जीभ के आधार पर। किसके आधार पर? जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो जीभ के आधार पर ये बन गई हमारी क्या? ये बन गई हमारी जीभ, है ना? अब जीभ में देखिए, जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्रस्वर। क्या होता है? अग्रस्वर। दूसरा होता है क्या? मध्य स्वर। और तीसरा पश्च स्वर। कौन सा? पश्च। वे स्वर जो जीभ के आगे के भाग से बोले जाते हैं या जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का पार्ट कार्य करता है उनको हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। देखो ये जीभ है
ये आपका आगे का जो हिस्सा काम करेगा उससे जो ध्वनि निकलेगी वो क्या कहलाते हैं हमारे आप स्वर कहलाते हैं। इसमें आता है आपका छोटी बड़ी ए और इसमें आता है छोटा आ और इसमें आता है आपका बड़ा आ और ऐसी तो या हमारे अश्वर में जिनके पीछे के पार्ट से बोले जाते हैं। आगे देखिए इधर भी लिखते हैं कुछ पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार देखिए पंडित कामता प्रसाद गुरु जो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक माने गए इनके अनुसार इन्होंने स्वरों का वर्गीकरण किया है। इन्होंने स्वरों का जो वर्गीकरण किया है वो दो प्रकार से किया है। कितने प्रकार से किया है? दो प्रकार से किया है। देखो एक किया इन्होंने मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। क्या? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर की संख्या 4 है। अब मूल स्वर होते क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे। क्या लगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे वो हमारे क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या 4 है और ये लिखे जाते हैं 4 आ ई ओ और ये 4 मूल स्वर होते हैं। अब देखिए पंडित कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि संधि स्वर जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं। कौन से? एक दीर्घ और दूसरा कौन सा होता है? एक दीर्घ होता है और दूसरा कौन सा होता है? संयुक्त। तो दीर्घ में आपका जो आता है वो आता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये आपके दीर्घ संयुक्त संधि स्वर है ना। अब संयुक्त क्यों है? क्योंकि ये आ और आ से मिलकर और ये संयुक्त संधि स्वर है। देखिए ए ये संयुक्त क्यों? क्योंकि ये दो जातियों से मिलकर दो अलग जातियों से मिलकर दो अलग जातियां कौन कौन सी? एक आ प्लस ई और इधर ये टूटता है आ प्लस ई और आ प्लस ओ में और इधर ये टूटता है आ प्लस ओ। ऐसे ये आपके संयुक्त स्वर होगा। ये भी होगा ये भी होगा है ना। आगे देखिए देखिए यहाँ पर डालते हैं यहाँ से है ना। अब मुख द्वार खोलने के आधार पर, किसके आधार पर? मुख द्वार खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर मुख का जो द्वार होता है उससे खुलते हैं। तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समृद्ध स्वर और दूसरा होता है विवृत स्वर। समृद्ध में एक और आता है इसी का टाइप अर्ध समृद्ध। क्या आता है? अर्ध समृद्ध स्वर। और इसमें आता है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर। देखिए मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हमारा जो मुख का द्वार है वो खुलता है और स्वरों का उच्चारण होता है। जब मुख का द्वार पूरा खुले
वो क्या कहलाते हैं हमारे बीभ्रत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? बीभ्रत स्वर। जब मुख द्वार पूरा खुले तो बीभ्रत स्वर कहलाते हैं, और मुख द्वार थोड़ा आधा खुले तो वो अर्ध बीभ्रत स्वर कहलाते हैं। जब मुख द्वार पूरा बंद रहे तो समृद्ध स्वर कहलाते हैं, और थोड़ा सा बंद रहे तो वो अर्ध बीभ्रत स्वर कहलाते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं। आगे देखिए, एक और लिख देते ऊपर, हवा के आधार पर, हवा के आधार पर तो दो प्रकार के होते हैं, निर्नुनासिक और अनुनासिक। देखो अभी तक आपने जितनी भी हिंदी पढ़ी उसमें से कुछ हट के मिलेगा आपको, है ना। आप जितनी भी बुकें देखेंगे, आपने जहाँ से भी पढ़ा उन सब का पूरा यहीं पर आ जाएगा आपका, है ना। एक हट के पढ़ने का तरीका ये है। इससे अगर ये आपने पूरा पढ़ लिया फिर आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इससे ज़्यादा हिंदी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और रूटीन में आपको किसी भी जरूरत नहीं, ठीक है ना। ये आपके स्वरों के पूरे जो मैंने आपको बता दिए, है ना। आगे देखिए, बस आप मन लगा के पढ़ते जाइए। जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं होती है तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लास से पढ़ेंगे, और जैसे हमारी ऑफलाइन क्लास हो जाएगी तब भी हम ऑनलाइन क्लास से पढ़ेंगे और ऑफलाइन से भी पढ़ेंगे। जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन पढ़ेंगे, जो आ सकते वो ऑफलाइन पढ़ेंगे। ऑनलाइन पढ़ेंगे, जो आ सकते वो ऑफलाइन पढ़ेंगे। आगे देखिए, ये तो आपके स्वर हो गए, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं, टाइप कितने होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ चुके हैं। देखिए स्वरों के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पुरुष स्वर, और एक होता है दीर्घ स्वर, है ना, और एक होता है प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वरों के जो प्रकार होते हैं 3 प्रकार। और वर्गीकरण की बात करें तो बहुत बढ़िया है। अब इसको ही क्या कहते हैं? हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। और इसी को लघु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं। और इसी को हम एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकमात्रिक स्वर। और इसको कहते हैं क्या? द्विस्वर और गुरुस्वर। और इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक, ठीक। इसको कहते हैं क्या? प्लुत स्वर। इसका प्रयोग अपनी हिंदी में बहुत कम होता है। ये वैदिक साहित्य से लिए गए हैं और वैदिक साहित्य में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और इनका प्रयोग करने के बाद को थोड़ा खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या? ओम। जब भी ओम का प्रयोग करते हैं तो इसी प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। देखिए ये इस प्रकार से होते हैं। इनकी संख्या 2। देखिए जैसे मैंने लिखा क्या? ओम। आगे इस एस टाइप को ऐसे प्रयोग करते हैं। जैसे लिखते हैं क्या? राम। इसको त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। त्रिमात्रिक स्वर। कौन सा स्वर? त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जब भी आप ओम को बोलोगे तो ऐसे ही बोलोगे ओम। ओम कैसे बोलोगे? क्या नहीं, ओम जब भी बोलोगे तो ओम को खींचोगे बात को, ओम, तब इसको उच्चारण है ना। अगर राम हम लोग सिंपल कहें राम, क्या कहते हैं? राम, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और राम को थोड़ा खींचने के लिए जैसे बोलेंगे राम, तो इसका प्रयोग करते हैं। इसका, ठीक है ना। आगे देखिए,
अगला जो आपका है वो है आपका व्यंजन। क्या? व्यंजन। तो ये शब्द को पहले तोड़ लेते हैं, इसको यहीं पर तोड़ लेते हैं। कैसे बनता है? बी प्लस अंजन बनता है। क्या बनता है? बी प्लस अंजन। अब यहाँ पर एक संधि बन जाती है। कौन सी संधि बन जाती है? यण स्वर संधि बन जाती है। देखिए कौन सी संधि बन गई? यण स्वर संधि। कौन सी संधि बनी? यण स्वर संधि, है ना। अगर कोई आपसे कहे कि संधि में कौन सी संधि है, तो संधि में सम प्लस दी। क्या है? सम प्लस दी। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है ना। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। आगे देखिए, देखो व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? देखिए व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। और संख्या कुल कितनी है? संख्या 33 है। 3 प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। यहाँ पे लिखते हैं ऊष्म व्यंजन। देखो स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंतस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ऊष्म कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन वर्ण जिनको उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग से टकराती है या उसको स्पर्श करती है, तो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन उससे पहले हम व्यंजन की परिभाषा समझ लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो जिनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को या वायु को उच्चारण करने में अवरोध उत्पन्न हो जाए या रुकावट उत्पन्न हो। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, सिंपल छोटी सी परिभाषा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में रुकावट उत्पन्न हो या अवरोध उत्पन्न हो जाए वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन कहते हैं जो जीभ मुख के किसी भाग को थोड़ा बहुत स्पर्श कर दे, टच कर ले, वो स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनका दूसरा जो नाम होता है वो वर्गीय व्यंजन होता है। क्या होता है? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया? 5 वर्गों में बांटा गया, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। देखिए ये हो गए आपके कितने? 25। तो स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए? 25 हो गए। और इनको 5 वर्गों में बांटने के कारण ये वर्गीय व्यंजन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? वर्गीय व्यंजन। ठीक है ना, ये वर्गीय व्यंजन हो जाते हैं। बाकी जो आपकी क्लास बुक आपको